हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोगों का सारा फेस्टिवल बीत चुका, ठीक। अभी आप कहोगे मैम कहाँ सारा बीत गया, अभी तो छठ पूजा है ही। खैर चलो ठीक है, एक छठ पूजा है वो भी आप लोगों का बीत जाएगा, ठीक है। आप लोगों का प्रॉपर क्लास चलता रहा, ना होली के दिन छुट्टी हुआ ना किसी दिन छुट्टी हुआ, ठीक है। होली धनतेरस सब हम लोग पढ़ते चले आए। अभी भी आप लोग कंटिन्यू किए रहिए। क्यों? क्योंकि एलटी का एग्जाम होगा। टीजीटी पीजीटी डेट बदल रहा है, लेकिन एलटी ग्रेड अपने तय समय पे ही होगा, ठीक। तो अगर आपको एलटी ग्रेड प्री क्वालिफाई करनी है तो आपको प्रॉपर लग करके तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक। आप लोग ये जान लिए हमें पढ़ना क्या है, जानोगे कि नहीं जानोगे? तो बिल्कुल जानना है। ये आज हम लोग टेक्सटाइल से क्या करेंगे, टेक्सटाइल से 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कुछ इधर उधर अगर करना होगा तो एक्सप्लेन भी करेंगे। कोशिश करूंगी कि 1 घंटे में आपका क्लास खत्म हो जाए, ठीक है। रात को देख लो कितना बज रहा है, रात को 9:44 हो रहा है, 9:44 हो रहा है, ठीक है। आप लोग का क्लास 11-12 बजे तक शूट होगा। फिर मैं जाऊंगी, खाना खाऊंगी, फिर सोऊंगी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को भी समझो कि अगर आपके लिए चीजें की जा रही है तो आप उसका बेनिफिट उठाओ, फायदा उठाओ, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों सब्सक्राइब करेंगे? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग क्लास में आते हो, मैम रोज क्लास चलती है क्या? इसी समय पे चलती है। किस समय पे चलती है? थंबनेल पे आपके लिखा होता है कि 10:40 पे आपका क्लास चलता है, ठीक है। चाहे मैं हूं ना हूं, ठीक है। मैं क्लास में अगर बिजी रहती हूँ तो मैं नहीं ध्यान दे पाती हूँ। जैसे मैं फ्री होती हूँ मैं तुरंत क्लास में आकर के आप लोगों को अपडेट करती हूँ, गुड मॉर्निंग वगैरह मैं बोलती हूँ, ठीक है। खैर चलो, बहुत ढेर सारी बातें हो गई, टाइम ज्यादा हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर करो, क्या होगा। सभी रेशों, सभी वस्त्र रेशों की मूल इकाई क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टेक्सटाइल फाइबर्स इज। ऑप्शन ए पॉलीमर है, ऑप्शन बी मोनोमर है, ऑप्शन सी मिसेल है, ऑप्शन डी फिलामेंट। आप आंसर करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप आंसर करें, पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आप अपना आंसर सोच चुके होंगे कि मैम ऑप्शन हो जाएगा मोनोमर। क्या होगा? सभी वस्त्र रेशों की मूल इकाई क्या है? सॉरी, बेसिक यूनिट क्या है? तो आपने कहा मैम मोनोमर है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करें। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा पुनर्जीवित रेशा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजेनरेटेड फाइबर? ऑप्शन ए नायलॉन है, ऑप्शन बी रियान है, ऑप्शन सी कॉटन है, ऑप्शन डी बुल है। नायलॉन है, रियान है, कपास है, ऊन है। आप आंसर करें, क्या होगा। रीजेनरेटेड फाइबर कह रहा है, रीजेनरेटेड फाइबर, रीजेनरेटेड फाइबर पूछ रहा है, क्या होगा। तो आपने कहा मैम कॉटन और बुल तो होने से रहा, रेयान भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा। आप आंसर कर दें। आपने कहा मैम रेयान ही हो जाएगा। क्या होगा? रेयान हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर करें। कॉटन फाइबर इज कंपोज्ड मिनरली ऑफ, यानी कपास रेशा मुख्य रूप से किससे बना होता है? प्रोटीन से, सेलुलोज से, रेशम से, कैरोटीन से। प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, सिल्क हो गया, कैरोटीन हो गया। आप आंसर कर दें, क्या होगा। कपास रेशा मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सिल्क जो कॉटन जो होगा सेल्यूलोज फाइबर है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन अच्छे हैं। 4 का आंसर करें। कौन सा रेशा जलने पर बालों की गंध देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स बर्न्स विथ द सेल ऑफ बर्निंग हेयर? आप आंसर कर दे, क्या होगा। सिल्क होगा, नायलॉन होगा, पॉलिएस्टर होगा और कॉटन होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बुल हो गया और सिल्क हो गया, दोनों क्या होते हैं, WOOL होता है ना, ठीक। बुल हो गया और शिल्प हो गया, दोनों क्या होते हैं। आपने कहा मैम दोनों एनिमल फाइबर्स होते हैं। तो एनिमल फाइबर जो भी होते हैं वो कैसे स्मेल आती है उनके जलने से। तो आपने कहा मैम हेयर के जलने जैसे, यानी बाल के जलने जैसे क्या होती है, गंध आती है।
का लीलेन हो गया, कॉटन हो गया, ये जलते हैं तो कैसी स्मेल आती है? आपने कहा मैम कागज के जलने जैसी स्मेल आती है। ठीक है, इन दोनों का लव कैसा निकलेगा? तो आपने कहा मैम सिल्क एंड वूल का जो लव होता है, फ्लेम होती है, आंच होती है, वो कैसे निकलेगी? तो आपने कहा मैम ब्लू निकलती है। और जो लीलेन हो गया एंड कॉटन हो गया, इनका लव कैसा निकलेगा? तो आपने कहा मैम येलो निकलता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंफर्म होना चाहिए। इन्हीं चार का पूछता भी है। जितने भी ये आर्टिफिशियल वाले हैं, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, इन सब का बहुत कम पूछता है। ठीक है, इन्हीं चार का आपको रट के रखना है, बाकी चीजें साइड साइड में पढ़ते चलना है। ये नहीं कि बिल्कुल उसके बारे में जानना ही नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर का मूड घूमते देर नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। ऊन किससे प्राप्त होता है या होती है? वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट से यानी पौधे से, एनिमल से यानी पशु से, मिनरल से यानी खनिज से, सिंथेटिक प्रोसेस यानी कृत्रिम प्रक्रिया से। 5 का आप आंसर करें, क्या होगा? 5 का आंसर कर दें तो आपने कहा मैम 5 का आंसर हो जाए तो क्या होगा? तो बुल जो होगा एनिमल से यानी पशु से प्राप्त होता है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम मिनरल से क्या क्या मिलता है? तो मिनरल से आप बहुत अच्छे से जानते हो, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया। और प्लांट से क्या होता है? तो प्लांट से लीलेन हो गया, हेम्प हो गया, रेमी हो गया, कोयार हो गया, कॉटन हो गया। ये सारे किससे होंगे? तो आपने कहा मैं प्लांट से होगा। और एनिमल से क्या होगा? तो एनिमल से आप जानते हो सिल्क हो गया एंड बुल हो गया। ठीक है, रीजेनरेटेड प्रक्रिया क्या है? नहीं, कृत्रिम वाला क्या है? तो नायलॉन हो गया, रेयान हो गया, और क्या हो गया जी, रेयान हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये सारी चीजें हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दो। कपास रेशे का अनुप्रस्थ आकार कैसा होता है? यानी कपास रेशे को अगर हम अनुप्रस्थ काट में काटे तो कैसा दिखेगा? दी क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉटन फाइबर इज, यानी क्रॉस सेक्शनल अगर हम कट करते हैं तो कैसा दिखेगा? गोल दिखेगा यानी सर्कुलर दिखेगा, बीन शेप्ड दिखेगा यानी सेम के आकार का दिखेगा, ट्रायंगुलर दिखेगा यानी त्रिकोणीय दिखेगा, और अंडाकार यानी ओवल दिखेगा। कैसा दिखेगा? आप आंसर कर दें। ये हम आपको सब पढ़ा चुके हैं। अगर यहाँ भी आप आंसर नहीं दे पाओगे तो फिर पढ़ाना लिखाना सब बेकार है। फालतू में मैं आप लोगों के लिए समय बर्बाद कर रही हूँ। अगर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप लोगों को मेरे साथ पढ़ते हुए कम से कम 5 से 6 महीने तो हो ही गए होंगे, प्रॉपर क्लास चलते हुए। क्यों, हो गया कि नहीं हो गया? बीबा वगैरह, बीबा है, मोनी है, ये लोग बहुत पुराने समय से पढ़ रही हैं। 5-6 महीना से तो ये लोग नहीं, लेकिन 4 से 5 महीना, 5 महीना करीब इन लोगों को हो गया होगा लगातार पढ़ते। क्यों, हो गया कि नहीं हो गया? कमेंट बॉक्स में जरा बता देना। तो आंसर इसका हो गया 6 का बी। ठीक है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, मेरे बताए हुए ट्रिक, ये सारी चीजें आपको लर्न करके रखनी है अगर परीक्षा क्वालिफाई करनी है तो। 7 का आंसर करें। रेशम की चमक किस कारण होती है? द लस्टर ऑफ सिल्क इज ड्यू टू क्रेप यानी मोड़ के वजह से, त्रिकोणीय अनुप्रस्थ आकार की वजह से, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की वजह से, नेचुरल कलर यानी प्राकृतिक कलर, वेस्ट यानी मरोड़ की वजह से। किसकी वजह से रेशम में चमक होता है? बता दें। 7 का क्या आंसर होगा? आपने आंसर कर दिया कि त्रिकोणीय अनुप्रस्थ आकार क्या हो जाएगा, आंसर होगा। फटाफट आप लोग आंसर करो। 8 मिनट हो गया, 8 मिनट में 7 क्वेश्चन, इस हिसाब से तो बहुत टाइम लग जाएगा। मर्सराइजेशन किस गुण को बढ़ाता है? मर्सराइजेशन इम्प्रूव किसको बढ़ाएगा? स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा यानी मजबूती को बढ़ाएगा, इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा यानी लचीलापन को बढ़ाएगा, लस्टर को बढ़ाएगा यानी चमक को बढ़ाएगा, ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी को। आप आंसर कर दे। मर्सराइजेशन क्यों करते हैं, किस पे करते हैं, जरा सा कमेंट बॉक्स में कर देना। तो सिल्क पे करेंगे कि कॉटन पे करेंगे कि लीलन पे करेंगे, किस पे करते जरा सा बता देना। तो 8 का आपने आंसर कर दिया कि मैम ऑल ऑफ दी एबव। मजबूती के लिए भी हम करते हैं, स्ट्रेंथ के लिए भी, इलास्टिसिटी के लिए भी, और लस्टर के लिए भी यानी चमक के लिए भी। तीनों गुण पाने के लिए हम क्या करते हैं? मर्सराइजेशन प्रोसेस करते हैं। किस पे करते हैं? आपने आंसर कर दिया कि मैम कॉटन पे करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। किस पे करते हैं? आपने कहा मैम कॉटन पे करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। किस रेशे की नमी और शोषण क्षमता सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बुल है, कॉटन है, सिल्क है, नायलॉन है। विच फाइबर हैज द हाइएस्ट मॉइस्चर रेटेन?
आप बता दे क्या होगा। तो किसमें सबसे ज्यादा अवशोषक क्षमता होगी। आप लोग आंसर तो जान ही रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बुल है, अगर बुल ना होता तो हम कॉटन के साथ जाते। जाते कि नहीं जाते, तो बिल्कुल जाते। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आपने कहा बुल होगा। आप लोग जरा सा कमेंट बॉक्स पे आंसर कर देना कि बुल गीली अवस्था में कितना परसेंट कमजोर हो जाता है। होता तो कमजोर ही है, क्यों होता है ना। कॉटन और लीलन जो होता है जब गीले अवस्था में क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। लेकिन बुल हो गया सिल्क हो गया, ये क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। कितने परसेंट कमजोरी अपनी खो देते, मजबूती खो देते हैं। और लिनेन और कॉटन कितने परसेंट स्ट्रांग हो जाते हैं, इसका आंसर अभी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग करते रहें। फिलहाल आप मैं 10 का प्रश्न पूछ रहे, 10 नंबर वाला क्या है। निम्न में से कौन सा रेशा उष्मा संवेदनशील यानी थर्मोप्लास्टिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक फाइबर। पॉलिएस्टर है, कॉटन है, वुल है एंड सिल्क है। इसका आंसर आप बहुत इजी गोइंग दे लोगे कि नहीं दे लोगे। तो बिल्कुल दे लोगे कि मैम कॉटन हो गया, वुल हो गया एंड सिल्क हो गया, ये तीनों नेचुरल है। और ये जो थर्मोप्लास्टिक की बात कर रहे हैं नेचुरल नहीं है, तो ये पॉलिएस्टर वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। आपने आंसर कर दिया कि मैम 40% जो होता है कॉटन और लीलेन स्ट्रांग हो जाते हैं, और 30% जो होता है पुल क्या होता है, अपनी मजबूती खो देता है। क्यों, मैंने सही बताया कि नहीं बताया, उल्टा तो नहीं बता दिया। जरा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दो, मैंने उल्टा तो नहीं बता दिया कि 40% जो होती है उन अपनी मजबूती खो देती है, और 30% कॉटन और सिल्क क्या करते हैं, कॉटन और लीलन स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, ये चीजें जरा सा कंफर्म कर दो, मैंने उल्टा तो नहीं बताया। अगर उल्टा बताया होगा तो आप लोग सीधा कर लेना, ठीक है। इतने आप लोग अब पढ़ते पढ़ते तेज हो गए हो कि मेरे उल्टा बताए गए आंसर को भी आप सीधा कर लोगे, ठीक है। फिलहाल आप बताना सीधा करके उल्टा करके जो भी है, मैं कमेंट बॉक्स में बनी हूँ, मैं चैट में हूँ, मैं इस समय देख रही हूँ, ठीक है। 11 का आंसर कर दे। जब मैं ऐसे करती हूँ ना तो वाकई मैं उस समय देख रही होती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि मैंने वहां पे आप लोग को कंफ्यूजन में छोड़ा था, उसका आंसर आप लोग क्लियर कर रहे होगी नहीं। ठीक है, मैं क्लास में रहती हूँ तो भी मैं मोबाइल उठा करके देख लेती हूँ कि देखे क्लास में क्या हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग जानते हो जब से 9:30 बजे से स्कूल हो गया है, मैं प्रॉपर आपके क्लास में नहीं रहती, लेकिन फिर भी बीच बीच में मैं देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है। 11 का आंसर करते हैं। कपड़े की झुकने की क्षमता निर्भर करती है। फैब्रिक ड्रैप डिपेंड्स अपॉन यार्न ट्विस्ट यानी धागे की मरोड़ पे, फाइबर लेंथ यानी रेशे की लंबाई, फैब्रिक बीब यानी बुनाई के प्रकार, ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। 11 का आंसर करो क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर करो, स्पीड बहुत स्लो है आप लोगों की। आपने आंसर कर दिया मैम ऑल ऑफ द एबव, क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। फटाफट आंसर कर दो, सच में बहुत देर हो रही है। 12 मिनट में 12 क्वेश्चन, इसका मतलब 100 मिनट में 100 क्वेश्चन होगा, तब तो हम लोग करते रह जाएंगे। रेशे को धागे में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर इनटू यार्न इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, स्पिनिंग यानी सूत काटना, वीविंग यानी बुनाई, नीटिंग यानी बुनना, और फिनिशिंग यानी परिष्करण या परिसज्जा। 12 का क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर दो, उंगली चलाओ फटाफट। आपने आंसर कर दिया मैम सूत काटना, स्पिनिंग हो जाएगा, क्या होगा, स्पिनिंग हो जाएगा। आप किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए जरा सा कमेंट बॉक्स में बता देना, तो आप लोग अपने उंगली को तकलीफ दे देना जरा सा, ठीक है। नहीं तो अपने मन से मेरा जो मन करेगा मैं वो लगाऊंगी, फिर पढ़ना। 13 का आंसर करो। वार्प यार्न्स रन यानी वार्प जिन्हें हम ताना कहते हैं, धागे किस दिशा में चलते हैं। ताना बाना आप लोग जानते हो, वार्प एंड वेफ्ट होता है, तो किस दिशा में ताने का धागा जाता है। लेंथ वाइज होता है यानी लंबाई में होगा, कि बिंड वाइज होगा यानी चौड़ाई में होगा, कि डायगनल यानी तिरछा होगा, कि क्रॉस वाइज यानी आड़ा होगा। आप बता दे क्या होगा। तो आपने कहा मैम वार्प यार्न जो होता है जिन्हें आप ताना कह रही हैं, तो ताना लंबाई दिशा वाला धागा होता है, और जो क्रॉस वाइज होता है, आड़ी होती है, ये क्या होता है, पहना होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 14 का आप आंसर करें क्या होगा, 14 का आप आंसर कर दो क्या होगा। एक सेकेंड, हाँ अब आंसर करो। सूत को संपूर्ण पर जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। सूतों को संपूर्ण पर जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ इंटरलेसिंग यार्न एट राइट एंगल्स इज, आंसर कर दे क्या होगा। बुनाई है, कातना है, फेल्ट बनाना है, बुनना है, वीविंग है, स्पिनिंग है, फेल्टिंग एंड नीटिंग। आंसर करें 14 का क्या होगा। आपने आंसर कर दिया है कि 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 15 का आंसर करें क्या होगा। 15 का आंसर कर दे।
पहला प्राप्त कृत्रिम रेशा कौन सा था? द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इन्वेंटेड वाज, क्या है? नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रेयान है, एक्रिलिक है। आप लोग इसका आंसर बता पा रहे होंगे, दे पा रहे होंगे कि मैम इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? 15 का। आपने कहा मैम नायलॉन, तो बिल्कुल नहीं। पहला सिंथेटिक फाइबर क्या होगा? रेयान होगा ना, क्यों? रेयान होगा कि नहीं होगा? आपने कहा यस मैम रेयान ही होगा, ठीक है। कृत्रिम रेशा पहला रेयान ही बना था, ठीक है। यहाँ पे आंसर नायलॉन दे रहा है। यहाँ पे देख लेना, तो इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है रेयान है, लेकिन यहाँ पे नायलॉन दिया हुआ है। एक बार इसको आप लोग चेक करके बता देना। अभी बता दो, मैं कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ, ठीक है। 16 का आंसर नेट पे आप लोग सर्च करके बता दो, या तो ऐसे अगर किसी को आ रहा हो तो बता दो। 16 का आंसर करें। नायलॉन वॉज इन्वेंटेड बाय, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? ड्यूपॉन्ट कंपनी ने, वेबर कंपनी ने, आईसीआई ने, मॉन मॉनसेंटो ने, किसने किया? आप आंसर कर दे 16 का। तो 16 का आप आंसर कर दिए कि मैम ड्यूपॉन्ट कंपनी ने। किसने किया था? ड्यूपॉन्ट कंपनी ने नायलॉन का आविष्कार किया, ठीक है। 17 का आंसर करें। पैरासूट के लिए कौन सा रेशा उपयोग किया जाता है? द फाइबर यूज्ड फॉर पैरासूट इज, नायलॉन हो गया, कॉटन हो गया, बुल हो गया, रेयान हो गया। 17 का आंसर कर दी, क्या होगा? तो आपने 17 का आंसर कर दिया कि 17 का हो जाएगा नायलॉन, क्या होगा? नायलॉन, ठीक है। 18 का आंसर करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18। ऊन को का खींचने के बाद आकार में लौटने का गुण क्या कहलाता है? बताइए। दी प्रॉपर्टी ऑफ wool to return to its shape after stretching is elasticity यानी लचीलापन, resilience यानी प्रत्यास्थता, टेनेसिटी यानी दृढ़ता, क्रिम्प यानी मोड़। आप बता दे क्या होगा? पुनः अपने आकार में वापस आ रहा, जैसे रबड़ हो गए। हम लोग रबड़ को लेकर के अपने जो बाल में लगाते हैं, इतना छोटा सा रबड़ होता है, उसको फैलाते हैं, फैला करके 3 बार 4 बार हम लोग अपने बाल में लगाते हैं। फिर उसे बाल से निकालने के बाद फिर उतना ही हो जाता, होता है कि नहीं होता है? तो किस गुण के कारण होता है? आप आंसर कर दे 18 का, क्या होगा? आपने कहा मैं रेजिलेंसी यानी प्रत्यास्थता की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज हम खींचते हैं और खींचने पे पुनः अपने आकार में वापस आ जाता है। यहाँ पे ऊन का एग्जाम्पल दिया है, तो आप लोग अभी ठंडी आ रही है, आप लोग ऊन का कपड़ा देखोगे, चाहे जितना भी मोटा व्यक्ति हो पहन ले फिर निकाल दे, वैसे ही हो जाता है, ठीक है। अब एकदम मत आप लोग लगना प्रयोग करने की मैम ये तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, ठीक है। लेकिन फैलता है इतना, आप लोग भी जानते हो। 19 का आंसर करो। कपड़ों की सिलवटें हटाई जा सकती है। द रिंकल्स इन फैब्रिक्स कैन बी रिमूव्ड बाय, कैलेंडरिंग विधि में, धुलाई यानी स्काउरिंग में, धुनाई होगा यहाँ, ठीक है। स्काउरिंग का मतलब धुनाई होता है, ठीक है। ब्लीचिंग में, और छपाई यानी प्रिंटिंग। बता दीजिए। तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर जान रहे हैं कि मैम इसका हो जाएगा कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग से क्या होता है आप जानते हो? कैलेंडरिंग एक क्या फिनिशिंग प्रोसेस होता है। कैसा होता है? तो आपने कहा मैम यांत्रिक होता है, ठीक है। यंत्रों द्वारा होता है इसलिए यांत्रिक होता है। इससे क्या करते हैं मैम? कपड़े में चमक लाई जाती है, क्या? कपड़े में चमक लाई जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैलेंडरिंग कहते हैं। 20 का आंसर करो। ऊन में पाया जाने वाला प्रोटीन है। द प्रोटीन प्रेजेंट इन वूल इज, केरोटीन है, फाइब्रोइन है, कोलेजन है, एंड इलास्टिन है। आप आंसर कर दे। अब आप लोगों का यहाँ पे जरा सा इसका आंसर तो आप करो ही करो। जो 3 ऑप्शन दिए उन तीनों को भी बता दो कहाँ कहाँ के प्रोटीन है। 20 का आपने कर दिया मैम कि केरोटीन है, तो वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ऊन में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम केरोटीन कहते हैं। हमारे बाल में, नाखून में, गाय के खुर वगैरह में जो भी पाया जाता है सब कैरोटीन ही होता है, ठीक। तो ये तो चलो ठीक है। ये फाइब्रोइन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, जरा कोई बताएगा क्या? कोलेजन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, और इलास्टीन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तीनों का फटाफट आप लोग कर दो, तो तीनों का आंसर फटाफट आप कर दे कमेंट बॉक्स में। आपने कहा मैं ये जो फाइब्रोन नामक प्रोटीन है ये शिल्क में भी पाया जाता है, और कहा? शिल्क में भी कहा, तो कहीं और भी पाया जाता है क्या? तो यश, हमारे ब्लड में भी होता है फाइब्रिनोजन, होता है कि नहीं होता? जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, तो बिल्कुल होता है। कोलेजन नामक जो प्रोटीन होता है ये कहाँ होता है? तो आपने कहा मैम
ये मांसपेशियों में होता है, और इलास्टिन नामक प्रोटीन भी जो होता है ये भी मांसपेशियों यानी मसल्स में होता है। ठीक है, अगर इन दोनों में भी कहीं कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो आपको कमेंट बॉक्स करके जरूर बता देना। ऐसे जो मैंने बताया सही है, ठीक है, लेकिन एक बार आप रीचेक जरूर कर लेना। 21 का आंसर करो। रेशम रेशे का मुख्य घटक है। द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सिल्क फाइबर इज। रेशम रेशे का मुख्य घटक है। सेलुलोस है, फाइब्रोइन है, कैरोटीन है, लिग्निन है। ये लिग्निन कहाँ पाया जाता है जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में करना। तो एक दिन मैं पढ़ाई थी लिग्निन कहाँ पाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपने कहा मैम 21 का आंसर हो जाएगा फाइब्रोइन। अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि सिल्क में जो पाया जाता है क्या पाया जाता है, फाइब्रोइन नामक प्रोटीन सिल्क में पाई जाती है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 22 का आंसर करो। लिलेन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिलेन रेशा किससे प्राप्त होता है? फ्लैक्स प्लांट से, कॉटन प्लांट से, जूट प्लांट से एंड सिल्क वार्म से। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि कपास से कपास मिलता है, जूट से जूट मिलता है, रेशम कीट से सिल्क मिलता है। मैम एक बचा ऑप्शन आपका फ्लैक्स प्लांट, इससे लीलन पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 22। अब 23 का आंसर करो, फटाफट आप लोग करो, थोड़ा सा हम लोग स्पीड बना रहे हैं। फ्लोट नामक बुनाई दोष किस कारण होता है? द डिफेक्ट फ्लोट अक्रॉस ड्यू टू टूटा ताना यानी ब्रोकन इंड, मिसिंग पिक छोटा भराव धागा, लूज यार्न यानी ढीला धागा, एक्स्ट्रा यार्न यानी अतिरिक्त धागा। जो फ्लोट नामक दोष होते हैं वो किस कारण हो जाते हैं? फ्लोट मतलब समझते हो आप लोग? फ्लोट मतलब तैरना। जब मैं आप लोगों को रिप्स पढ़ाई थी या पढ़ाती हूँ तो मैं बताती हूँ ना कि हम लोगों के रिप्स कितने होते हैं। तो आपने कहा मैम 12 होते हैं, पेयर में कितने होंगे? तो पेयर में 12 होंगे यानी जोड़ी में 12 होगा। और नंबर में कितने होते हैं? तो आपने कहा मैम नंबर यानी संख्या में 24 होते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। जब मैं वहां पे पूछती हूँ कि बता दो कि जितने भी रिप्स हैं हमारे 24 रिप्स हैं, इसमें से कौन से रिप्स कितने से कितने नंबर के रिप्स ट्रू होते हैं, कितने से कितने नंबर के ट्रू फॉल्स होते हैं, और कौन से जो रिप्स होते हैं हमारे फ्लोटिंग करते हैं यानी फ्लोट कर रहे होते, तैर रहे होते। मैं पूछती हूँ ना, तो यस मैं आपको मैम आप पूछती हैं और हम लोग पूछते भी हैं। जरा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करो तो कि कहाँ से कहाँ तक ट्रू है, कहाँ से कहाँ तक फॉल्स है, और कौन से नंबर की जो रिप्स होती हैं वो फ्लोट करती हैं। तो वही फ्लोट जो होगा वही फ्लोट यानी जो तैरता है। आप लोग देखते हो हम लोग के कपड़े बने होते हैं, कुछ उसमें से ताने या बाने होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ इधर उधर धागे लटक रहे होते हैं, या तो कहीं की सिलाई क्या होती है वहां पे बुनाई मोटी हो जाती है। तो वही जो फ्लोट कर रहा है वो क्या किस वजह से हो रहा है? तो आप लोग इसका आंसर कर दे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम 1 से 7 नंबर के जो रिप्स होते हैं वो ट्रू होते हैं। वेरी गुड। और 8 9 10 जो होती है पसलियां हमारी 8 9 एंड 10, ये क्या है मैम? ये फॉल्स ट्रू है, ये फॉल्स रिप्स है। क्या है? फॉल्स रिप यानी झूठी पसलियां हैं। और 1 से 7 तक सच्ची पसलियां हैं। और 11 और 12 नंबर की जो हमारी पसलियां होती हैं यानी रिप्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लोट कर रहे होते हैं यानी तैर रहे होते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग कहोगे मैम चल रहा है टेक्सटाइल, आप पढ़ाती पसलियां। कोई बात नहीं, हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप आंसर कर दिए। क्या कर दिए 23 का? तो 23 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, यानी टूटा भराव का धागा जो होता है इसकी वजह से फ्लोट नामक दोष किस कारण होता है? तो इसी की वजह से होता है। मैं हमेशा कहती हूँ एक चीजें पढ़ो उसमें इर्द गिर्द की चीजें सारा समेट लो। ठीक है, तब तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। नहीं तो लाइन छू करके आने वाली बात है तो खैर कोई बात नहीं है, घर वालों को दिखा लो मोबाइल लेके हमारी बिटिया पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है, खैर कोई बात नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। 24 का आंसर करो। रेशे का व्यास किस इकाई में मापा जाता है? द फाइबर डायमीटर इज मेजर्ड इन लिनियर में, माइक्रोन में, टैक्स में एंड सूत गिनती यानी यार्न पाउंड। आंसर करो, फटाफट आंसर करो। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ तेज जाने की तब तक कुछ ना कुछ हो जा रहा है, हम लोग पीछे ही हो जा रहे हैं। 24 का आपने आंसर कर दिया, माइक्रोन होगा। क्या होगा? माइक्रोन। बिल्कुल भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सीधे मैं केवल आप लोगों को आंसर आंसर बता के निकल जाऊंगी। 25 का आंसर करो। कच्चे कपास से अशुद्धियां निकालने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम रॉ कॉटन इज। गिनिंग होगा, जिसे हिंदी में जिनिंग लिखा है। जिनिंग क्या, इसको भी गिनिंग ही पढ़ते हैं।
गिनिंग प्रक्रिया होगी, स्काउरिंग होगा, ब्लीचिंग होगा, एंड कार्डिंग होगा। सॉरी, आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने कहा मैम ये प्रोसेस आपका हो जाएगा, गिनिंग होगा। गिनिंग कहाँ होता है? कॉटन में होता है, ठीक है। 26 का आंसर करो। सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा है। द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर इज। सिल्क है, कॉटन है, वूल है, जूट है। फटाफट आंसर करो। आपने आंसर कर दिया कि 26 का हो जाएगा, सिल्क है। जितने भी प्राकृतिक फाइबर होते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? तो सिल्क होता है। सबसे कमजोर कौन सा होता है प्राकृतिक में? तो वुल होता है। क्या होता है? वुल होता है, ठीक है। 28 का आंसर करें। कपास की चमक बढ़ाई जा सकती है। द लेक्चर ऑफ कॉटन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय मर्सराइजेशन द्वारा, ब्लीचिंग द्वारा, डाइंग द्वारा, एंड प्रिंटिंग द्वारा। आप आंसर करो किसके द्वारा चमक बढ़ाई जाती है? कॉटन में आप लोग जानते हो कोई भी चमक नहीं होती है, तो हम मर्सराइजेशन जो प्रोसेस होता है, स्पेशली स्पेशली कॉटन पे होता है। मैंने पीछे आप लोगों से पूछा था कि मर्सराइजेशन किस पे होता है, तो आप लोगों ने बताया था कि कॉटन एंड लिनन पे होता है। तो ये स्पेशली इन्हीं की वजह से होता है। लिनन में तो थोड़ी बहुत शाइनिंग होती भी है, लेकिन कॉटन में बिल्कुल भी कोई शाइनिंग नहीं होती है। इसलिए उसके उस पे क्या की जाती है? तो मर्सराइजेशन की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। क्यों? ताकि उसमें चमक बढ़ सके, लस्टर बढ़ाई जा सके। 29 का आंसर करें। कौन सा रेशा कृत्रिम रेशम कहलाता है? विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? रेयान हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, एक्रेलिक हो गया। आप बता दो कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं? आपने कहा मैम रेयान को कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। किसे कहते हैं? रेयान को। अभी दीपावली पावली का समय चल रहा है, सब पटाखे दगा रहे हो सकता है आप लोग को कोई आवाज वाज जा रही हो। ऐसे जानी तो नहीं चाहिए, लेकिन जाए तो आप लोग समझ लेना, ठीक है। फेस्टिवल का माहौल चल रहा है। 30 का आंसर करो। वून सिकुड़ती है क्योंकि वुल श्रिंकेज ड्यू टू क्रिम्प यानी मोड़ की वजह से, बिल्टिंग, लचीलापन, तन्यता। किसकी वजह से वुल सिकुड़ जाता है? 30 का आंसर करें आप, क्या होगा? आपने कहा फिल्टिंग की वजह से क्या होता है? ऊन सिकुड़ जाता है, ठीक है। 31 का आंसर करते। 31 का आंसर करें। रेशों में प्राकृतिक मोम निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नेचुरल वैक्स फ्रॉम फाइबर इज स्काउरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, रंगाई यानी डाइंग। आप आंसर करके 31 का क्या होगा? तो फर्स्ट का आपने आंसर कर दिया, स्काउरिंग होगा। क्या होगा? स्काउरिंग होगा। किस पे होता है? तो आपने कहा मैम रेशम और वूल दोनों में होता है। दोनों के शरीर से मोम जो पदार्थ निकलता है उसको साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्काउरिंग कहलाती है, ठीक है। अब 32 का आंसर करते हैं। कौन सा कृत्रिम रेशा टेरेलीन के नाम से जाना जाता है? पॉलिएस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, नायलॉन हो गया, रेयान हो गया। तो आप आंसर करो क्या होगा? तो 32 का आपने आंसर कर दिया कि ए यानी पॉलिएस्टर होगा। क्या होगा? पॉलिएस्टर होगा। 33 का आंसर करते। 33 का आंसर करते। रेशे की पहचान करने की विधि है, क्या है? द मेथड यूज्ड टू टेस्ट फाइबर आइडेंटिफिकेशन इज बर्निंग टेस्ट यानी जलाने की परीक्षा, स्ट्रेस टेस्ट यानी खिंचाव परीक्षा, विजुअल टेस्ट यानी दृष्टि परीक्षण, श्रिंकेज टेस्ट यानी सिकुड़न परीक्षा। अब बता दो क्या होगा? रेशे की पहचान करने की विधि है। तो आप कह रहे हो कि मैम रेशे की पहचान करने की विधि तो सब हो जाएगी क्या? आप लोग बताओ। 33 का आपने आंसर कर दिया कि मैम बर्निंग टेस्ट जो होगा जला करके, ये सबसे बेस्ट होता है। माइक्रोस्कोपिंग वाला होता है, फिर दूसरे नंबर पे ये होता है, ठीक है। ये चीजें आप लर्न रखिएगा। 34 का आंसर करो। कपड़े की सिलवट प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ अ फैब्रिक टू रेजिस्ट रिंकल इज लचीलापन यानी इलास्टिसिटी, ड्रेपेलेबिलिटी यानी झुकाव, रेजिलेंस यानी प्रत्यास्थता, स्ट्रेंथ यानी मजबूती। 34 का आंसर करें क्या होगा? तो 34 का आंसर आपने कर दिया कि मैम जो सिलवट प्रतिरोधक क्षमता वो कहलाएगी क्या? रेजिलेंसी यानी प्रत्यास्थता। क्या होगी? प्रत्यास्थता यानी रेजिलेंसी। 35 का आप आंसर करें क्या है? सैटीन बुनाई देती है। सैटीन और साटीन, मैंने हमेशा कहा कि आपको इंग्लिश वाले शब्द देखना है जहां स्पेलिंग हो SATIN, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम सैटीन पढ़ते हैं। और SATEE और N, ये क्या है? ये साटीन है, ठीक है। तो हिंदी वाला ऑप्शन देख करके आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करोगे। ये 2021 TGT का प्रश्न है।
और हिंदी इंग्लिश के चक्कर में बहुत लोगों का प्रश्न गलत हो गया था, जिसमें से मेरा भी ये प्रश्न क्या हुआ था, गलत हुआ था। मैं हमेशा आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ कि जहां सैटीन में आई होगा वो क्या होगा, वो वार्प होगा, यानी ताना मुखी धागा होता है। और ताना कैसा होगा, ताना मुखी लंबाई में धागा होता है। और आई भी आप लिखोगे तो लंबे में लिखोगे, लिखोगे ना, तो यस मैम हम लोग आई को लंबे में लिखते हैं, ताना के समान ही लिखते हैं। लेकिन जो सैटीन है, क्या है, सैटीन है, यानी डबल ई जहां होगा तो डबल ई को हम चौड़ाई में लिखेंगे, लिखेंगे ना, तो यस मैम हम चौड़ाई में लिखेंगे। ये चौड़ाई वाला क्या हो जाएगा, तो आपने कहा मैम तो वेफ्ट हो जाएगा, यानी बाना हो जाएगा। क्या होगा, वेफ्ट होगा, यानी बाना होगा। आपको ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करना है। जब ये प्रश्न में आता है तब एक्सप्लेन करती हूँ, और अभी भी इसके बाद भी आप गलत कर दे रहे हो तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो 35 का आपने आंसर कर दिया, मैम बी होगा। चिकना और चमकदार सतह देता है, कौन, तो सैटीन धागा। और सैटीन बुनाई कौन सी होती है, आपने कहा मैम तानामुखी होता है। कौन सा, तानामुखी होता है, यानी वार्प वाली चीजें होती है। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक। 36 का आंसर करो। जहां कंफ्यूजन होता है वहीं से प्रश्न बनते हैं, मैं ये भी आप लोगों को हमेशा याद दिलाती हूँ। 36 का आंसर करो। ऊन रेशे की पपड़ीदार संरचना कहलाती है। वुल फाइबर से स्क्ले स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या होगा, क्यूटिकल होगा, कॉर्टेक्स होगा, मेडुला होगा, एपिडर्मिस होगा। मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि हर चीज के 3 लेयर होते हैं। कौन से, 3 लेयर होते हैं, यानी 3 परत होती है। जो सबसे ऊपर होता है उसे हम क्यूटिकल कहते हैं, बीच वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं, एंड अंदर वाले को यानी जो मेन में होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। तो इसी तरीके से ऊन के भी 3 परत होते हैं, क्यूटिकल हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, एंड मेडुला हो गया। इसमें से क्या पूछ रहा है कि जो पपड़ीदार संरचना होगी वो कौन सी होगी, तो आपने कहा मैं पपड़ीदार यानी ऊपर की चीजें हो गई, तो ऊपर यानी क्यूटिकल हो गया। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, क्यूटिकल हो गया। 37 का आंसर कर दो कि ब्लैंड शब्द का अर्थ है, द टर्म ब्लैंड मीन्स रेशो की रंगाई, यानी डाइंग ऑफ फैब्रिक, मिक्स ऑफ फैब्रिक यानी रेशो की रंगाई, और मिक्सिंग ऑफ फाइबर्स, थिक फाइबर्स या फैब्रिक, ठीक है। स्पिनिंग प्रोसेस यानी सूत काटना, फिनिशिंग यानी परिष्करण। आप आंसर कर दे 37 का, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर दो। 37 का आपने आंसर कर दिया, कौन, बी, रेशो का मिश्रण। क्या होगा, रेशो का मिश्रण। 38 का आंसर करें। वूल इज डैमेज्ड बाय, ऊन को नुकसान पहुंचाता है, कौन, कीड़े यानी मोथ, मॉइस्चर यानी नमी, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, ऑल ऑफ दी एबव यानी उपरोक्त सभी। बुल को कौन प्रभावित करता है, तो आप कहोगे मैं बुल को तो लगभग लगभग ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं, क्यों, तो ये सही है। बुल को मोथ यानी कीड़े भी प्रभावित करेंगे, मॉइस्चर यानी नमी भी नुकसान पहुंचाएगा, और ज्यादा सनलाइट भी क्या होता है, इसके लिए हानिकारक होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 39 का आप आंसर कर दे। ऊन की धुलाई में प्रयुक्त रसायन है, क्या होगा, द केमिकल यूज्ड इन स्काउरिंग बुल इज, क्षार यानी एल्कलाई होगा, ब्लीच होगा, साबुन यानी सोप होगा, एसिड यानी अम्ल होगा। आप आंसर कर दो। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि बुल हो गया और शिल्प हो गया, इन दोनों के लिए क्या बेस्ट होता है, तो आपने कहा मैम इनके लिए एसिड बेस्ट होता है। क्या होता है, एसिड बेस्ट होता है ना, तो बिल्कुल होता है। और जो लीलेन और सिल्क हो गए उनके लिए क्या बेस्ट होता है, तो आपने कहा मैम उनके लिए अल्कलाई बेस्ट होता है, यानी क्षार बेस्ट होता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता है, तो अब आप आंसर दे लोगे, इसका क्या हो जाएगा, आपने कहा मैम फिलहाल इसके लिए हो जाएगा साबुन। प्रश्न बनता है कि ऊनी कपड़ों को किसमें धुलते हैं, तो रीठे के बोल में धुलते हैं। रीठा आप लोग देखे होंगे, बाल धुलने वाली चीज जो किस तरीके से गोल गोल होता है, उसमें ब्लैक ब्लैक कलर के सीड्स यानी बीज होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, शैम्पू वैम्पू बनता है, धोते भी हैं सब लोग। 40 का आंसर कर दो। लेकिन इतना करता कौन है जी, बस केवल लिखने के लिए दे देता है। कौन रीठा से बताओ कपड़े धुलेगा, जो पैकेट का इजी पा रहा हो। 40 का आंसर करो। धागे की मरोड़ मापी जाती है, यार्न में ट्विस्ट इज मेजर्ड इन, डेनियर में, टैक्स में, प्रति इंच मरोड़ में, टर्न्स पर इंच में, माइक्रोन में, किस में मापते हैं धागे की मरोड़ को। आप लोग ये सब मरोड़ मरोड़ वाला जहां शब्द दिया है ना, तुरंत इंग्लिश वाले प्रश्न को पढ़ करके आंसर करके निकल लेना, नहीं तो इसी में रह जाओगे। 40 का आंसर आपने कर दिया मैम सी, टर्न पर इंच। क्या होगा, टर्न पर इंच। बाइलिंगुअल पेपर आता है कोई भी, उसमें ये नहीं कि मैम कहाँ से मैं खोजूंगी, वहीं बगल में होता है। 41 का आंसर करो। धागे में मरोड़ की दिशा बताई जाती है, द डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट इन यार्न इज,
सो बाय। क्या होगा? दाएं बाएं मरोड़, लेफ्ट राइट ट्विस्ट, क्लॉकवाइज ट्विस्ट यानी घड़ी की दिशा में, एस एंड जेस्ट जेड ट्विस्ट, और रिवर्स ट्विस्ट यानी विपरीत मरोड़। आप लोग बता दें क्या होगा? आप जानते हो दो तरीके का ट्विस्ट होता है, एक एस आकार होता है और दूसरा जेड आकार होता है ना। तो इस तरीके से आप यस बना रहे हैं और इस तरीके से हम जेड बना रहे हैं। तो जो एस आकार का होता है वो कैसे होता है? आपने कहा मैम इस तरीके से जो बुनाई होती है वो एस आकार की होती है। बिल्कुल, आप देखो अच्छा मैंने बुनाई कर लिया, ठीक है, रोज तो बेकार हो जाता है। ये किस आकार का हो गया? तो आपने कहा मैम यस ट्विस्ट का है। अब जेड ट्विस्ट का अगर मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी? आप कहोगे मैम इस तरीके से होगा, ठीक है, कैसे होगा? इस तरीके से होगा। जेड ट्विस्ट वाला मेरा हमेशा गड़बड़ बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपने कहा मैम जेड ट्विस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कितने होते हैं? दो होते हैं। आप कहोगे मैम प्रति इंच पूछता है तो 0 से 3 इंच होगा, 3 से 7 इंच होगा, और 7 से 12 इंच होगा। ये क्या होता है मैम? प्रति इंच धागे में ऐंठन होता है। तो सबसे लो क्वालिटी का प्रति इंच में 0 से 3 होगा वो खराब होता है, जहां 7 से 12 होगा वो मजबूत होता है। 41 का आंसर करो। आपने कर दिया मैम सी, यानी एस और जेड ट्विस्ट मरोड़ होते हैं। आप लोगों को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, इसीलिए एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 42 का आंसर करें। इनमें से कौन सा रेशा सेलुलोजिक नहीं है? सिल्क है, लिलेन है, रेयान है, कॉटन है? जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। आपने आंसर कर दिया कि मैम सिल्क ही नहीं होगा, क्यों? हमारा राइट, आपने कहा यू आर राइट मैम। तो 42 का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिल्क यानी रेशम का आंसर क्या होगा? ये सेलुलोजिक नहीं, ठीक है। 43 का आंसर करें। कपास की सिलवट प्रतिरोधकता बढ़ाई जाती है रेजिन फिनिशिंग से, कैलेंडरिंग से, सल्फोराइजिंग से एंड मर्सराइजिंग से। 43 का आंसर करें क्या होगा? आपने 43 का आंसर कर दिया ए, रेजिन फिनिशिंग से, ठीक है। फटाफट आप लोग आंसर कर लो प्लीज। 36 मिनट हो चुका, 44 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। जल्दी जल्दी आप कर लो। सूत की गिनती प्रणाली आधारित है। द यार्न नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन भार और लंबाई, वेट एंड लेंथ, वॉल्यूम यानी आयतन, डायमीटर यानी व्यास, डेंसिटी यानी घनत्व। 44 का आंसर करें क्या होगा? आपने आंसर कर दिया 44 का ए, भार और लंबाई यानी वेट एंड लेंथ, ठीक है। 45 का आंसर करें। कौन सी बुनाई रिब प्रभाव देती? विच वीव प्रोड्यूस रिब इफेक्ट? रिब बुनाई, तिरछी बुनाई, टोकरी बुनाई, साधारण बुनाई। आप बता दें क्या होगा? बास्केट वीव, ट्विन वो वीव, प्लेन वीव, रिब वीव। आप आंसर करें 45 का। आपने आंसर कर दिया मैं 45 का आपका हो जाएगा रिब वीव होगा। क्या होगा? रिब वीव होगा, ठीक। मुझे नींद लगने लगी, ठीक। आप आंसर करें, फटाफट आंसर करें। 46 का आंसर करें। धागे को कपड़े में बदलने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यार्न इनटू फैब्रिक इज स्पिनिंग यानी सूत काटना, वीविंग यानी बुनाई, स्काउरिंग यानी धुनाई, ब्लीचिंग यानी ब्लीचिंग। जल्दी आंसर कर दो आप लोग। आप लोगों की क्लास के चक्कर में मेरी छुट्टी सब बर्बाद हो जाती, ठीक है। आप लोग तो सोच रहे हो कि मैम खूब 4-5 दिन की छुट्टी में मौज कर रही है। मौज तो आप लोग करते हो, मैम कहाँ मौज करती है। नहीं स्कूल खुला है तो आप लोगों का लेकर के करना पड़ता है कि चलो जल्दी जल्दी क्लास रिकॉर्ड कर लो। अभी स्कूल खुलेगा, बच्चों का एग्जाम होगा, वहां पे कॉपी चेक करो, रिपोर्ट कार्ड बनाओ, सारी चीजें करो, फिर मैं वहां पे व्यस्त हो जाऊंगी। इसलिए उधर का क्लास ही मैं अभी रिकॉर्ड करके रख ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। चलो ठीक है, क्लास लगा ही देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। 46 का हो गया बी, वीविंग ये बुनाई, ठीक है। आंसर करो 47 का। ताना या धागे चलते हैं। ताना यानी वार्प वाले धागे कैसे चलेंगे? क्रॉस वाइज यानी आड़ा, लेंथ वाइज यानी लंबाई की दिशा में, डायगनल यानी तिरछे, और रैंडम यानी अनियमित। आप आंसर कर दिए कि मैं ताने की बात आप कर रही हैं, तो ताना धागा कैसा होगा? आड़ा होता होता है ना। यस मैम होता है। कैसा होगा? आड़ा होता है, ठीक है। आड़ा होगा। ताना गलत बता दिया ना मैंने, देखो क्या होगा? लंबाई की दिशा में होगा। ताना, ताना लंबा लंबा होता है, बाना जो होगा वो आड़ा हो, ठीक। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था ना, जल्दीबाजी में मुझसे गलत हो गया। ऐसे मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी में काम नहीं करना, सोच समझ करके बहुत अच्छे से संभल के प्रश्न का आंसर करना होता है, ठीक है। 48 का आंसर करें। जो कपड़ा बुनाई या बुनने के बिना बनाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? नॉन वोवेन कहेंगे, काता हुआ कपड़ा कहेंगे यानी स्पॉन फैब्रिक कहेंगे, लेमिनेटेड कहेंगे, और नीटिंग कहेंगे यानी बुना हुआ कपड़ा कहेंगे।
आप बहुत अच्छे से जान रहे हो किसके लिए कह रहा है। जो बिना बुनाई के कपड़ा बन रहा है उसे जो फेल्टिंग वाली मेथड है, तो आपने कहा मैं नॉन बॉबिन वाला क्लॉथ कहेंगे। ठीक, 49 का आंसर करें। समान क्रॉसिंग वाली मूल बुनाई है। विल weave, satin weave, plain weave and basket weave। अब आंसर कर दे 49 का क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैम सी, साधारण बुनाई हो जाएगा। क्या होगा, साधारण बुनाई होगा। फटाफट आप लोग आंसर करो। अभी हम लोग 50 क्वेश्चन करना भाई, हम लोग तो करते ही रह जाएंगे। कौन सी बुनाई में तिरछी रेखाएं दिखाई देती हैं। तो ट्विल बुनाई में, सेटिन में, प्लेन में एंड लिनो में। आंसर करते हैं। तो आपने कहा मैं तिरछी बुनाई जहां दिखती है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा ट्विल बुनाई में। तो बिल्कुल सही है, ट्विल बुनाई में होता है। ट्विल बुनाई से क्या बनता है, आपने कहा डेनिम बनता है, जींस बनता है। ठीक है। कौन सा रेशा अम्लों से अधिक प्रभावित होता, अम्ल पूछ रहा है, यानी एसिड से कौन सा रेशा प्रभावित होगा। ऊन होगा, नायलॉन होगा, कपास होगा, पॉलिएस्टर होगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो अम्ल होता है वो कॉटन और लीलन पे क्या होता है, पूरा प्रभाव डालता है। तो 51 का क्या हो जाएगा, आपने कहा मैम सी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग ऐसे फटाफट फटाफट आंसर करते रहो। अब हम लोग 1 मिनट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन करेंगे तभी हो पाएगा। कौन सा रेशा क्षार से अधिक प्रभावित होता है, तो आप लोग आंसर दे लो। ऊन है, सिल्क है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो। आपने कहा मैम यहाँ दो दो ऑप्शन दिया है, अब मैं क्या करूं। 52 में ऊन और रेशम दोनों दिया है। अगर दोनों दिया होगा तो प्राथमिकता आप ऊन को दे देना, अगर ए और बी दिया होगा तो आप दोनों को लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि क्षार से सबसे अधिक प्रभावित वही होता है। क्या होगा, बोलो। 53 का आंसर करें। कौन सा रेशा अत्यधिक लचीला है। बुल है, कपास है, जूट है, सन है। सबसे अधिक लचीला क्या होगा, तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे होंगे कि मैम जो बुल होगा उससे लचीला कौन सा होता है, कुछ भी नहीं होता है। बुल बहुत ही लचीला, बहुत ही सॉफ्ट होता है। जिधर ही चाहो उधर मरोड़ दो, तोड़ दो, फिर अपने पुनः आकृति में वापस आ जाता है। 54 का आंसर करें। क्रीज को स्थायी बनाने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस यूज्ड टू सेट लैंड टेम्परेरीली इज। क्या होगा, परमानेंटली या टेम्परेरी, क्या होगा, परमानेंटली इज। क्रीज को स्थायी बनाने की प्रक्रिया हीट सेटिंग है, डाइंग यानी रंगाई है, ब्लीचिंग है यानी मर्सराइजिंग। जल्दी जल्दी आंसर करें। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, 54 का हो जाएगा ए, क्या, हीट सेटिंग। आप लोग कहते हो कि मैम जितना पढ़ाती नहीं है उतना चिल्ला डालती, जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, 55 का आंसर करो। जो रेशा जल आकर्षी और नमी आकर्षी दोनों है उसे क्या कहते हैं। जल आकर्षी मतलब हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोस्कोपिक, समझे। हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब जिसे जल से प्रेम हो उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक किसे कहेंगे, हाइड्रो मतलब जल और फोबिया मतलब डर लगना, यानी जिसे जल से डर लगे। कौन सा होगा, पॉलिएस्टर होगा। लेकिन हाइड्रोफिलिक की बात कर रहा, तो हाइड्रोफिलिक क्या हो गया, बुल हो गया। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 55 का क्या हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, मैं कहती हूँ हमेशा टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी आप समझ गए तो चीजें आप ऐसे ही क्वेश्चन सही कर लोगे। 56 का आंसर करो। ड्राई क्लीनिंग में प्रयुक्त विलायक है। आज मैं 2 दिन से मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, विलायक और विलेय, सॉल्वेंट और क्या था, सोल्यूट। ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। मैंने आपसे प्रश्न किया कि जल क्या है, विलेय है या विलायक है, तो आपने आंसर किया कि मैम जल एक विलायक है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम वाटर इज अ सॉल्वेंट। जल क्या है, जल एक बहुत ही अच्छा विलायक होता है। और विलेय क्या है, आपने कहा मैम चीनी हो गया, नमक हो गया, ये बहुत ही अच्छा क्या है, सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूट है। क्या है, सोल्यूट है यानी विलेय है। तो जो चीजें घुल जाए वो क्या है, विलेय है। और जो चीजें घुल ले अपने आप में वो क्या है, विलायक है। पानी एक बहुत ही अच्छा विलायक है, दूध एक बहुत अच्छा विलायक है। ये क्या है, ये लिक्विड चीजें जो भी होती हैं ये क्या है, सॉल्वेंट है यानी विलायक है। अब आप आंसर दे लोगे कि ड्राई क्लीन में प्रयुक्त विलायक है। ड्राई क्लीन हम किससे करते हैं, पेट्रोल से करते हैं, परलो रोथिर लीन को करते हैं, अल्कोहल या ईथर किसमें करते हैं। ड्राई क्लीन जब हम कराते हैं, कपड़ा देते हैं ना ड्राई क्लीन करने के लिए, तो कहाँ कराते हैं। आपने कहा मैं पक्वरलो रोएथिलीन में हम कराते हैं। ये बेस्ट आंसर आप नोट करके कहीं रख लेना। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट क्या है और सोलूट क्या है, विलेय क्या है, विलायक क्या है, इसे अपना अपना कंफर्म करके रख लीजिए।
इससे क्वेश्चन अब बनेंगे, ठीक है। 57 का आंसर कर दो। जो रेशा जलने पर पिघलता है वो क्या है? यानी द फाइबर विच मेल्ट्स ऑन बर्निंग इज, मेल्ट कौन सा होगा? नायलॉन होगा, बुल होगा, कॉटन होगा, सिल्क होगा? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मेल्ट हो जाता है नायलॉन। क्यों? मैंने सही कहा ना? तो यस, आप सही कह रही हैं, नायलॉन जो होगा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 58 का आंसर करो, फटाफट करो। अब मैं कुछ समझाऊंगी नहीं, समझाने में मैं ही लेट कर दे रही हूँ। कपड़ों को सफेद करने की प्रक्रिया कहलाती है रंगाई, ब्लीचिंग, छपाई, परिष्करण। सफेद करने की बात कर रहा, तो आपने कहा मैं ब्लीचिंग करके हम कपड़े को सफेदी ला लेते हैं। क्यों करते हैं ना? एड वेड आता है, आप लोग देखते भी होंगे। कह दो कौन ऐड देख रहा है मैम? चैनल पे ऐड चल रहा, देख लिया करो, देवियो एक आध सेकेंड, ठीक है। एक आध ऐड तो देख ही लिया करो, बाकी स्किप कर दो। मैंने कहेंगे कि दिन भर बैठ कर ऐड ही देखो, लेकिन एक आध ऐड देख लिया करें, ठीक है। तभी डिजिटल ब्लैक बोर्ड लग पाएगा, नहीं तो ऐसे ही पढ़ना आप लोग सब लोग। 59 का आंसर करें। कौन सा रेशा पेट्रोलियम उत्पादों से बनाया जाता है? रेयान हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया। 59 का आंसर करो। तो 59 का आंसर आपने कर दिया मैम, पॉलिएस्टर हो गया। सारी चीजें आपके कहने पे चलता, आपके अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ, आपके अकॉर्डिंग ये क्लास चलता है। तो जरा सा आप लोग इतनी सी मेरी बात नहीं मान सकते हो कि एक ऐड देख लिया करो, एक ऐड देख लिया करें, ठीक है। 60 का आंसर करें, क्या होगा? कौन सा कपड़ा आसानी से सिकुड़ता नहीं है? वुल है, नायलॉन है, लीलन है, कॉटन है? कौन सा कपड़ा है जो आसानी से नहीं सिकुड़ेगा? तो आपने कहा मैम नायलॉन जो होता है ये आसानी से नहीं सिकुड़ता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 61 का आंसर करो। एक एक दिन में तीन तीन क्लास आप लोग का मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे गले की क्या हाल हो रही होगी आप लोग समझ सकते हो इस चीज को। 61 का आंसर करें। कपड़े को रोलर्स के बीच दबाने की प्रक्रिया कहलाती है स्काउरिंग यानी धुलाई, परिष्करण यानी फिनिशिंग, कैलेंडरिंग यानी कैलेंडरिंग, मर्सराइजिंग यानी मर्सराइजिंग। कपड़ों को रोलर के बीच से हम दबा करके निकाल दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? जरा सा आप बताओ। आपने कहा मैम ये प्रोसेस आप कैलेंडरिंग की कर रही है। क्या कर रही है? कैलेंडरिंग की कर रही है। इससे क्या होता है मैम? कपड़े में चमक उत्पन्न हो जाती है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 62 का आंसर करें। 62 का आंसर कर दो। सबसे मजबूत कृत्रिम रेशा है पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, नायलॉन है, रेयान है? 62 का आंसर करें आप, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम, नायलॉन होगा। क्या होगा? नायलॉन हो जाएगा। 63 का आंसर करें। पहला कृत्रिम रेशा था, द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इनोवेट वाज, क्या था? एक्रिलिक था, रेयॉन था, नायलॉन था, पॉलिएस्टर था? तो 63 का आपने आंसर कर दिया कि मैम नायलॉन था। देखो 2 बार ये प्रश्न मिल गया, इसके मतलब यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मैंने पीछे भी पढ़ा था तो मैंने रेयान को दिया, लेकिन रेयान शायद रीजेनरेटेड है, ठीक है। वो क्या है, उसे पूरा कृत्रिम हम नहीं मानते हैं, ठीक है। इसीलिए शायद वो आंसर नहीं है। एक बार इसको भी पुनः आप रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया करूं, तो आप लोग खुद नेट से अपना सर्च कर लिया करो, ठीक। 64 का आंसर करें। ऊन के मोड़ में मिलता है, यानी द क्रिम्प इन वुल प्रोवाइड्स क्या? चमक यानी साइन, इलास्टिसिटी लचीलापन, लेंथ यानी मजबूती, वार्मथ यानी उष्मा। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करो। 64 का आंसर कर दे। आप आंसर कर दे मैम बी, इलास्टिसिटी यानी लचीलापन क्या होता है? वूल में मिलता है, बिल्कुल। 65 का आंसर कर दें, क्या है 65? कपड़े की हवा पारगम्यता कहलाती है द प्रॉपर्टी ऑफ फैब्रिक टू अलाउ एयर टू पास इज या पासेस इज, इलास्टिसिटी लचीलापन, पोरोसिटी छिद्रता, कैम्प्रेनेस यानी घनत्व, ड्रेप यानी झुकाव। 65 का आंसर करे, क्या होगा? आपने कहा तो छिद्रता यानी पोरोसिटी हो जाएगा, ठीक है। छिद्र रहेगा तभी तो हवा पास करेगा, क्यों? तो यस, मैम सही कह रही हैं। 66 का आंसर करो। क्या करेंगे? 66 का आंसर क्या है? प्रश्न क्या है? कृत्रिम रेशों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली परीक्षा है। कृत्रिम रेशे की बात कर रहा है। अब तक आप लोगों ने जो कहा बर्निंग टेस्ट बेस्ट होता है, तो यहाँ वो नेचुरल फाइबर के लिए था, ये नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल के लिए बात हो रही है। तो कृत्रिम रेशों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है रिंकल टेस्ट यानी सिल्वट परीक्षण, मेल्टिंग टेस्ट यानी गलन परीक्षण, एब्जॉर्प्शन टेस्ट यानी अवशोषण परीक्षा, श्रिंकेज टेस्ट यानी सिकुड़न परीक्षा। आप बता दें क्या होगा सिंथेटिक फाइबर के लिए कौन सा टेस्ट बेस्ट होता है? तो आपने कहा मैं गलन परीक्षा यानी मेल्ट टेस्ट करके हम क्या करते हैं, इसको पहचानते, कपड़े को जलाते हैं, जला करके पिघलाते हैं और पिघलता है, उसी से पता चलता है, ठीक है। कपास के रेशे की संरचना होती है द स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन फाइबर इज, स्मूथ होगा,
और सिलेंड्रिकल होगा यानी चिकला और बेलनाकार होगा। ट्विस्ट एंड रिबन मोड़ा हुआ फीता होगा। स्कैली होगा यानी पपड़ीदार होगा। ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय होगा। तो आप कहोगे मैम इसमें दो ऑप्शन दिख रहा है क्या, चिकना और बेलनाकार, मरोड़ा और फीता हुआ, आप बता दे। बनता तो है प्रश्न की बेलनाकार होता है, फीते के समान घुमा घुमा होता है, रिबन के समान, क्यों? तो आपने कहा मैम बेलनाकार चिकना नहीं होता, आप बेवकूफ ना बनाइए हमें, मरोड़ा हुआ फीता यानी ट्विस्टेड रिबन के जैसा होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग इतने चालाक हो कि मैं आप लोगों को घुमा नहीं सकती हूँ, ठीक है। 68 का आंसर करें। रेशम रेशे का अनुप्रस्थ आकार होता है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज, गोल यानी राउंडेड होगा, ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय होगा, फ्लैट यानी चपटा होगा, ओवल यानी अंडाकार होगा। रेशम की बात पूछ रहा, सिल्क की नहीं, सिल्क कॉटन की नहीं, ठीक है। 68 का आंसर करो। आपने आंसर कर दिया मैम, 68 का हो जाएगा बी यानी त्रिकोणीय होगा। अनुप्रस्थ काट किसका ऐसा होता है, तो आपने कहा मैम सिल्क का ट्रायंगुलर होगा। फुल का कैसा होगा, तो आपने कहा मैं बहुकोणीय होगा। और किसका बहुकोणीय होता है जरा सा बता देना तो। सबसे तेजी से नमी सोखने का कपड़ा है, कौन सा होगा? पॉलिएस्टर, कॉटन, वूल और रेशम। सबसे ज्यादा नमी कौन सोख लेता है? तो 69 का आपने आंसर कर दिया है कॉटन। कॉटन कपड़ा इसीलिए गर्मी में आपको कहा जाता है कि कॉटन का कपड़ा पहने, ठीक है। 70 का आंसर कर दे जल्दी जल्दी, आप लोग कर लो, 30 क्वेश्चन और बचा है। टाइम जरा सा आप लोग देख लो, 10:34 हो गया, ठीक, जल्दी जल्दी आंसर करो। कपड़े की सिकुड़न नियंत्रित की जाती है। फैब्रिक श्रिंकेज कैन बी कंट्रोल्ड बाय डाइंग यानी रंगाई, ब्लीचिंग, सल्फराइजिंग, धुलाई यानी स्काउरिंग। आप आंसर करें 70 का क्या होगा। आपने आंसर कर दिया 70 का सी, सल्फराइजिंग हो जाएगा। क्या होगा? सल्फराइजिंग हो जाएगा। जिस कपड़े पे सल्फराइजिंग का टैग लगा होता है, वो सल्फराइजिंग टैग क्या कहता है? वो ये कहता है कि ये कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं, इसीलिए क्या होता है, उस पर सल्फराइजिंग का टैग लगा होता है। इतना तो आप लोग जानते हो। यस मैम, हम लोग जानते हैं। 71 का आंसर करें। कपड़े की चमक बढ़ाई जाती है, कैसे बढ़ाई जाएगी? ब्रशिंग द्वारा, कैलेंडरिंग द्वारा, मर्सराइजिंग द्वारा एंड डिस्काउंटिंग द्वारा। आप बहुत अच्छे से जानते हो टेंडरिंग, कैलेंडरिंग क्या है और टेंडरिंग क्या है, ये सारे शब्दावलियों से आप लोग परिचित हो। 71 का आंसर आपने कर दिया मैम, कैलेंडरिंग से क्या होती है, कपड़े में चमक लाई जाती है, ठीक। 72 का आंसर करें। जो प्रक्रिया कपड़े को जलरोधी बनाती है उसे क्या कहते हैं, यानी वाटर रिप्लेंसिंग। जैसे क्या हो गया, रेनकोट हो गया, छाता हो गया, ये क्या होते हैं, ये वाटर रिपेलेंट ही तो होते हैं। तो कोटिंग करके, परिष्करण करके, रंगाई करके एंड ब्लीच करके, किस प्रक्रिया के द्वारा हम जलरोधी कपड़े को बना देते हैं? तो 72 का आपने आंसर कर दिया मैम, कोटिंग करके क्या करते हैं, वाटर रिपेलेंट बना देते हैं। 73 का आंसर करें। बुलेट प्रूफ जैकेट में प्रयुक्त रेशा है। बुलेट प्रूफ जैकेट किसका बनता है? ऊन का, केवलर का, नायलॉन का, पॉलिएस्टर का। तो आपने आंसर कर दिया मैम, केवलर का जो होगा बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग वाकई पढ़ पढ़ के एकदम तेज हो गए हो, अब हमें पढ़ाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 74 का आंसर करें। कपड़े में पीलिंग होती है क्योंकि, ये पीलिंग क्या होता है जरा आप लोग बताओगे? हम लोगों के कपड़े पे जो रुएं इस तरीके के छोटे 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 गांठ बन करके निकल जाते हैं, इसे ही हम पील कहते हैं या पीलिंग कहते हैं। समझे आप लोग? तो यस मैम, हम लोग समझ गए। ये क्यों होती है? वॉशिंग, घर्षण, ताप और रेशे की कमजोरी की वजह से। कब होगा? तो आई थिंक घर्षण की वजह से होना चाहिए, क्यों? तो आपने कहा यस मैम, घर्षण की वजह से जब रगड़ लगती है तो भी क्या होते हैं, रोए निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पीलिंग कहते हैं। हम लोग अपने भाषा में तो रोए कहते हैं कि कपड़ा क्या हो गया है, रोया निकल गया, कपड़े में रोए निकल गए हैं, लेकिन इसे कहते क्या है, तो हम इसे पीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिंग कहते हैं। 75 का आंसर करें। सबसे कम नमी सोखने वाला रेशा है, कौन सा रेशा है? कॉटन है, पॉलिएस्टर है, ऊन है, सिल्क है। और जानते हो पॉलिएस्टर जो है सबसे कम नमी सोखता है। 75 का क्या हो जाएगा? आपने कहा नहीं हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर कर लो प्लीज। गले में मेरे दर्द हो रहा है, अब मैं कल दिन में एक आध क्लास रिकॉर्ड करूंगी। मच्छरदानी बनाने के लिए प्रयुक्त कपड़ा है नायलॉन, नेट है कपड़ा, सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, लीलन। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि नायलॉन का जो नेट होता है उसी से क्या बनाते हैं, मच्छरदानी बनाते हैं, मॉस्किटो नेट तैयार करते हैं। कौन सी बुनाई होती है? तो आपने कहा लीनो बुनाई होती, गार्च होती है जो ये टाटा की होती है, इस तरीके ऐसे ही तो मच्छरदानी बनती है। तो आपने कहा यस मैम,
ऐसे ही बुनाई होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनो बुनाई या गार्ज बुनाई कहते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर करें 77 का। पाल या तंबू बनाने के लिए प्रयुक्त कपड़ा है जिसको हम तिरपाल बोलते हैं। तिरपाल हो गया, तंबू हो गया, टेंट हो गया, किस कपड़े से बनता है? कैनवास से बनेगा, पॉपलिन से बनेगा, और गेंडे से बनेगा, एंड मलमल से बनेगा। मसलिन, मसलिन को हम मलमल कहते हैं। आंसर कर दे किससे बनेगा, तो आपने आंसर कर दिया कि मैं कैनवास से हम तंबू और टेंट बनाते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 78 का आंसर करते क्या होगा, जो रेशा जलने पर कागज जैसी गंध देती है उसे हम क्या कहेंगे? आपको कहा है उसे हम प्रकाश यानी कॉटन कहते हैं। अच्छा, आप लोगों को अभी बताते आ रहे हैं, कितने बार एक्सप्लेन के इसमें टाइम नहीं देंगे। कपड़े की मजबूती बढ़ती है अधिक मरोड़ से, परिष्करण से, रंगाई से, कब मरोड़ से? आप बता दें कपड़े में मजबूती कब बढ़ेगी, कपड़ा कब स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा कपड़े का? तो आपने आंसर कर दिया मैं कि हाइट वेस्ट से, मैंने बताया ना, पर इंच 7 से 12 जब ट्विस्ट होगा उस तरीके से, इस तरीके से, वही क्या होता है, कपड़ा मजबूत होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ठीक है, आंसर कर दे, 80 का आंसर कर दे। सबसे सिलवट प्रतिरोधी रेशा है, पॉलिएस्टर है, ऊन है, कपास है, लिनन है। सिलवट प्रतिरोधी पूछ रहा है, सिलवट प्रतिरोधी का आंसर हो जाएगा, आपने कहा मैं इसका भी आंसर हो जाएगा पॉलिएस्टर हो जाएगा। क्या होगा? पॉलिएस्टर हो जाएगा। ठीक है, उसका आंसर कर दे 81 का। 81 का आंसर आप कर दे, ऊन जैसे दिखने वाली कृत्रिम फाइबर है, रेयान है, एक्रिलिक है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है। बहुत से आर्टिफिशियल कपड़े भी होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं कि फुल है कि क्या है, गर्माहट वो भी देता है। तो आपने कहा मैम 81 का हो जाएगा, एक्रिलिक हो जाएगा। क्या होगा? एक्रिलिक हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप फटाफट आंसर करते चलो, हम लोग जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे। वो कौन से प्राप्त रेशा है? तो आपने कहा मैम कॉटन है, वुल है, सिल्क है, रेयान है। तो आंसर हो जाएगा सिल्क है। क्या होगा? सिल्क। फटाफट आप लोग आंसर करें। 83 का आंसर करते। कैसा लग रहा प्रश्न, ये भी जरा सा बता देना। वस्त्र सामग्री को रंगने की प्रक्रिया कहलाती छपाई है, परिष्करण है, रंगाई है, ब्लीचिंग है। 83 का आप आंसर कर दिए कि मैम 83 का हो जाएगा रंगाई है यानी डाइंग है। 84 का आंसर करो, क्या होगा 84 का? जो रेशा पौधे की तरह से प्राप्त होता है, जूट है, कपास है, रेशम है, ऊन है। आप 84 का आंसर करते हो, क्या होगा? मैं इतना प्रश्न करा दूंगी, आप लोग प्रश्न के लिए कहते हो ना कि मैं प्रश्न नहीं कराती हैं, मैं इतना प्रश्न करा दूंगी कि आप प्रश्न करके ही परीक्षा क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, मैं एकदम पार लगा दूंगी आप लोग को प्रश्नों का, बस आप लगे तो रहो। तो आपने कहा था जूट जो होगा तने वाला फाइबर है, ठीक, बाकी ये सीड फाइबर है। क्या है? सीड फाइबर है। ठीक है, 85 का आंसर कर दूं, कौन सा रेशा सूर्य प्रकाश से अधिक प्रभावित होगा? बोल होगा, नायलॉन होगा, पॉलिएस्टर होगा, कॉटन होगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि बोल हो जाएगा। क्या होगा? बोल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश से अधिक प्रभावित। अगर अधिक प्रभावित हो रहा है तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे कॉटन होगा। ठीक है, क्या होगा? कॉटन हो जाएगा। ठीक है, 86 का आंसर कर, क्या होगा? कौन सा कृत्रिम रेशा सबसे कम नमी से होता है? नायलॉन है, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक है, रेयान है। कौन सा सबसे कम नमी से उगेगा? तो आपने कहा मैं पॉलिएस्टर होगा कि नायलॉन होगा, अब आप बताओ क्या होगा? तो आपने कहा मैं पॉलिएस्टर हो जाएगा। क्या होगा? पॉलिएस्टर हो जाएगा। 87 का आंसर करें आप, क्या होगा? सबसे अधिक लचीलापन किस प्राकृतिक रेशे में होगा? वूल में, रेशम में, सन में, कपास में। 87 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? तो आपने आंसर किया मैं वूल में सबसे अधिक लचीला होता है, वो भी प्राकृतिक रेशे में। 88 का आंसर करते क्या होगा? पहला कृत्रिम रूप से बनाया गया रेशा है। देखो प्रश्न आ गया ना, फैलान है, रेयान है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है। तो आपने कहा मैं रेयान है। क्या है? रेयान। इसीलिए प्रश्न वहां सही नहीं हो रहा था। ठीक है, 89 का आंसर कर, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। सबसे अधिक उष्मा संवेदनशील रेशा है, पॉलिएस्टर है, कपास है, वूल है, रीलेन है। जल्दी जल्दी आपको कर लो, 11 बज गए, मैं कब खाऊंगी कब सोऊंगी। वाकई मेरी एकदम नींद, चैन, सुकून सब गायब हो गया आप लोगों के चक्कर में। 89 का आपने आंसर कर दिया मैं पॉलिएस्टर। बदले में आप लोग एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगला आदमी आप लोगों के लिए कितना कुछ करता है। ठीक है, 90 का आंसर कर, अगर मैं पैसा मांगती तो आप लोग क्या करते बताओ? लेकिन आप लोग पैसा तो बड़े दौड़ते दौड़ते एकदम आराम से दे लेते हैं। अगर मैं लगा दूं ना कि ये कोर्स 199 रुपए, इतना रुपए, वो भी अब तो सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है, तो आप लोग दौड़े दौड़े देते। फ्री के चीजों की कदर नहीं होती, जब आपका पैसा इन्वेस्ट होता है ना तो आप कीमत समझते हो। लेकिन मैंने ये गलत आप लोगों से प्रॉमिस कर दिया कि मुझे आपसे एक पैसे नहीं लेना। जिस दिन मैं पैसे लगा दूं ना उस दिन मेरे क्लास की कीमत आसमान में हो जाएगी, मैं इतना तो जानती हूँ। लेकिन खैर चलो, कोई बात नहीं है।
90 का आंसर करो। चिकनी सतह वाला प्राकृतिक रेशा है, शिल्प है, वूल है, कॉटन है, जूट है। आप आंसर करें 90 का। तो 90 का आंसर आप कर दिए। डिपेंड क्या हो जाएगा? 90 का आंसर हो जाएगा रेशम होगा। क्या होगा? रेशम होगा। अभी ना डेली मैं 125 क्वेश्चन का मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज कर रहा हूँ, और उस टेस्ट सीरीज का प्राइस मैं केवल 10 रुपए रख दूं। ठीक है। और अभी देखो कितने लोग, फ्री में तो कोई नहीं देख रहा है ना, लेकिन डेली 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 125 क्वेश्चन सारे ब्रांचों का मैं क्वेश्चन लेकर के आऊं। देखो आप कितने तेजी से इस टेस्ट सीरीज को लोग परचेज करें। ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ छोड़ो, जाने दो, क्या ही लगा हुआ है। आप लोगों का कुछ भला हो जाए। ठीक है। हर जगह तो कोर्स ही बिक रहा है। ठीक है। लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं कदर है। यही सोचती हूँ कि फ्री में मैं क्यों ही दे रही हूँ। 91 का आंसर करें। छोटे रेशों से बना सूत कहलाता है। काता हुआ सूत, फिलामेंट यार्न, और सतत सूत यानी कंटिन्यूअस सूत, और ट्विस्टेड यार्न यानी मरोड़ा हुआ सूत। आप आंसर करें 91 का। तो 91 का आंसर आने कर दिया मैं, काता हुआ सूत आंसर हो जाएगा, यानी स्पर्म यार्न हो जाएगा। 92 का आंसर करें। एक सूत में दो या अधिक रेशों को मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। ब्लेंडिंग यानी मिश्रण, स्पिनिंग यानी काटना, कार्डिंग यानी कताई, कार्डिंग, और बुनाई यानी वीविंग। 92 का आंसर करो। 8 क्वेश्चन और बचा हुआ आप लोगों का। आंसर कर दिया मैं, ब्लेंडिंग यानी मिश्रण हो जाएगा। 93 का आंसर करो। ऊन रेशे का वह भाग जो मजबूती प्रदान करता है। कॉर्टेक्स है, क्यूटिकल है, मेडुला केंद्र भाग है। मैंने आप लोगों को पहले ऊपर ही पढ़ा दिया था, ये क्या है? वूल के 3 लेयर्स होते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा कॉर्टेक्स होगा। जो क्या है? कॉर्टेक्स कहाँ का भाग था? तो आपने कहा मैं बीच वाले भाग को हम कॉर्टेक्स कह रहे थे, बाहर वाले को क्यूटिकल कह रहे थे। तो बीच का जो भाग होता है, यही वाला भाग क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। 94 का आंसर कर रहे हैं। 94 का आंसर कर दें। निम्न में से किस रेशे की दृढ़ता सबसे अधिक होगी? नायलॉन, कपास, रेशम, वूल। आप आंसर करो 94 का क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया, 94 का हो जाएगा ए, नायलॉन हो जाएगा। ठीक है। 95 का आंसर करें, क्या होगा? कौन सा प्राकृतिक रेशा कीड़ों के हमले से सुरक्षित रहता है? कॉटन है, रेशम है, लिनन है, वूल है। कीट, मतलब कीट का असर किस पे नहीं होता है, किस कपड़े पे? तो आपने कहा मैम लिनन पे नहीं होता है। ठीक है। लिनन इसलिए तो बहुत कॉस्टली भी होता है। लिनन का एक शर्ट आप बनवाने की कोशिश करो, या शर्ट तो मतलब छोटी चीज हो गई, आप अगर आप शर्ट की ही बात कर लो, अगर शर्ट एक अच्छी सी लिनन की आप बनवाना चाह रहे हैं, तो 3 से 4 हजार रुपए बड़े आराम से लग जाएगा। ठीक है। वो भी मतलब कम से कम में। ठीक। 96 का आंसर करें। कपड़े को मनचाहा रंग देने की प्रक्रिया है। छपाई है, रंगाई है, परिष्करण है, ब्लीचिंग है। 96 का आप आंसर करते क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया बी, रंगाई हो जाए। क्या होगा? रंगाई हो जाए। 97 का आंसर करो। कपास कपड़े की सिकुड़न रोकने की प्रक्रिया है। सनफोराइजिंग है, ब्रशिंग है, मर्सराइजिंग है, ब्लीचिंग है। तो 97 का क्या आंसर होगा? आपने कहा 97 का आंसर हो जाएगा ए, सनफोराइजिंग। कई बार प्रश्न रिपीट हो गया। 98 का आंसर करें। कौन सा कपड़ा गीला होने पर सबसे मजबूत रहता है? कॉटन है, वुल है, रेशम है, रेयान है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो जो कॉटन होता है, की अवस्था में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यस, बिल्कुल सही है। 99 का आंसर करो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। आप रुक जाओ, आराम करो। कौन सा रेशा गीला होने पर आसानी अपनी मजबूती खो देता है? ऊन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, कपास का बहुत अच्छे से जानते हो कि ऊन अपनी मजबूती खो देता है। ठीक है। 100 एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। आप लोग अपने लिए ताली बजा लो। ये हम लोग 1 घंटा 3 मिनट में अपना सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। जिस रेशे की सतह पर परतें यानी स्केल्स होती हैं, वुल है, कपास है, रेशम और लीलन है। क्या आंसर हो जाएगा 100 का? आपका आंसर कर दिया मैं पे, हो जाएगा। अब इसके बाद किस ब्रांच में से क्वेश्चन चाहिए? जो भी टॉपिक चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। नहीं तो जो मेरा मन करेगा फिर मैं वो तो लगाऊंगी ही लगाऊंगी। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐड एक बार जरूर देख लिया करो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है।